हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब डिस्कस किया था हमने। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही छोटे से टॉपिक हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी हैं न्यूमेरिकल्स के लिए, और डिस्कस करेंगे साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर? तो देखते हैं। सबसे पहले एक है आपका ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें एज सच कुछ नहीं है ज़ीरोथ लॉ में, बस इसका क्या है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उससे समझ लीजिए कि क्या है वो। देखते हैं ज़ीरोथ लॉ। इसमें मान लेते हैं एक कोई बॉडी है, ठीक है, जो कि क्या है आपका एडियाबैटिक है। अब एडियाबैटिक क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग होता है, ठीक है। ये क्या है आपका एक एडियाबैटिक कंटेनर है, सिस्टम है, क्लियर, जो कि है एडियाबैटिक। इसका मतलब क्या है? ये नॉन कंडक्टिंग है, यानी कि कोई हीट पास आउट नहीं होगी। जब इसको हीट किया जाएगा सिस्टम को, तो इसके अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाएगी। क्लियर है? मान लो इसका हम ऐसे पार्टीशन कर देते हैं, दो बॉडी बना देते हैं इसको, दो, ये भी क्या है, नॉन कंडक्टिंग है। ये मान लिया ए है और ये मान लिया बी सिस्टम है। क्लियर है? यानी ए से जो हीट है वो बी में नहीं जा पाएगी, बी से जो हीट है वो ए में नहीं जा पाएगी। अब मान लेते हैं यहाँ पे कोई बॉडी सी है, ठीक है, एक और सिस्टम हमने लगा दिया जो कि क्या है, सी है, लेकिन ये कंडक्टिंग है। देखो ये क्या है, कंडक्टिंग, यानी कि हीट क्या होगी, पास हो पाएगी। ए से बी में नहीं होगी, बी से ए में नहीं होगी, लेकिन ए से सी में हीट पास हो पाएगी। इसी तरह बी से सी में भी क्या होगी, हीट पास हो पाएगी, क्योंकि ये कंडक्टिंग है। जब ए से सी में हीट पास होगी तो एक टाइम क्या हो जाएगा कि ए एंड सी ना थर्मल कंडक्टिविटी में आ जाएंगे, इन थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी में आने का क्या मतलब है? थर्मल कंडक्टिविटी का कि जो टेम्परेचर है ए सिस्टम का एंड टेम्परेचर ऑफ बी सी सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है? सिर्फ टेम्परेचर ही इक्वल नहीं होगा, बल्कि उनका प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर, मोलैरिटी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, सब कुछ क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है? थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, इसी तरह अगर हम बी एंड सी की बात करें तो बी एंड सी भी एक दूसरे के संग कंडक्टिंग में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी एंड सी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो क्या होगा, जो टेम्परेचर बी का है वो टेम्परेचर सी का इक्वल हो जाएगा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो इससे क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ऑटोमेटिकली जो टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम है एंड टेम्परेचर ऑफ बी सिस्टम है वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। थर्मल इक्विलिब्रियम। तो टेम्परेचर जो बॉडी ए है इक्वल हो जाएगा टेम्परेचर ऑफ बॉडी बी के, यानी कि इन दोनों के बीच में भी जो प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है? तो ज़ीरोथ लॉ क्या होता है कि जब दो बॉडी किसी तीसरी बॉडी के साथ में क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, दो बॉडी तीसरी बॉडी के संग थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो वो दोनों बॉडी भी आपस में क्या आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया आपका ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपको समझ आ रहा है ना ये ज़ीरोथ लॉ मतलब?
ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का ये 0 लॉ है। नाउ अब करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है आपका Q इक्वल्स टू वर्क डन प्लस में इंटरनल एनर्जी। इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है फॉर द न्यूमेरिकल। Q इज़ योर हीट गिवन बाय द सिस्टम। सिस्टम से जो हीट निकलेगी, ठीक है, एमिट जो हीट होगी वो है ये Q। एंड W इज़ योर वर्क डन बाय द सिस्टम। जैसे इसको हीट दी जाएगी किसी भी बॉडी को, तो क्या होगा, उसके अंदर वर्क डन होगा, ठीक है, और साथ ही साथ उस बॉडी में क्या होगा, उस सिस्टम में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर है इतनी बात? तो ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन कर लेना है। ये आप सिंपली कंसेप्ट समझ रहे होंगे। किसी भी सिस्टम को आप जब हीट करते हैं, किसी भी सिस्टम को आप क्या करेंगे, हीटअप करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मान लो गैस है, तो ये क्या करेगी, एक्सपेंड होने लगेगी, यानी कि समथिंग क्या हो रहा है, इसके अंदर वर्क हो रहा है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक इंटरनल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, उसकी अपनी एक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। तो ये दोनों मिला के आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है इतनी बात? और छोटी सी कुछ टर्म्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर Q की बात करें तो ये पॉजिटिव होता है जब हीट गिवन टू द सिस्टम, अगर आप सिस्टम को हीट देंगे, सिस्टम को हीट देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हीटिंग बढ़ेगी उसकी। लेकिन वही अगर हीट को बाहर निकाला जाए, सिस्टम से बाहर निकाला जाए, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। हीट गिवन बाय द सिस्टम, ठीक है, इस टू द सिस्टम और बाय द सिस्टम का याद रखेंगे। न्यूमेरिकल में कब आपको पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ये याद रहना चाहिए। क्लियर है? इसी तरह वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है, इन टर्म्स को याद रखेंगे, बाय द सिस्टम। एंड वर्क डन नेगेटिव होता है व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है, जब सिस्टम पे वर्क होता है तो वो नेगेटिव होगा, लेकिन सिस्टम से बाहर की तरफ वर्क होगा, ठीक है, कम होगा वर्क, तो वो क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, इस बाय दी और ऑन दी का ध्यान रखना है, कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। तो ये था आपका 0 एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ज़्यादा कुछ था नहीं। फर्स्ट लॉ में आपको बस ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, और 0th लॉ मेनली आपका थर्मल इक्विलिब्रियम को समझाया गया है, ठीक है। क्लियर है? तो मेरे अकॉर्डिंग थ्योरी मैंने फिनिश कर दी है, ठीक है, आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। इसमें कुछ टॉपिक जैसे कि आपका चेंजेस ऑफ स्टेट, ठीक, चेंजेस ऑफ स्टेट, ये टॉपिक मैं नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि एक तो ये बहुत इजी टॉपिक है, आप सबने पढ़ा होगा। सॉलिड से लिक्विड में जब जाता है, लिक्विड से गैस में जब जाता है, तो ये सारी प्रोसेस को क्या क्या कहते हैं, ठीक है, और इसमें कब फ्यूज़न, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, वेपराइजेशन, ये सारी टर्म्स आपको पता होगी। बहुत ही इजी टॉपिक है। नहीं भी पता है तो केमिस्ट्री में भी ये टॉपिक है। क्लियर है? स्टेट ऑफ मैटर में केमिस्ट्री में है, तो वहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको लेफ्ट करके चल रही हूँ। बाकी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट है। जो छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं वो इतना ना तो पेपर में आने वाली, बस आपकी नॉलेज के लिए होना चाहिए, तो आप उसे पढ़ लेना। ओके, तो अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो हम अब कुछ जो क्लासेस लेंगे, 3-4 क्लासेस हो सकता है, वो पूरे हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। अब ये है आपका एक न्यूमेरिकल जो कि आया हुआ है 2016 में। क्लियर है?
और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए लिखने की कोशिश की है, मैंने जो इम्पोर्टेंट है उसको हिंदी में लिख दिया है। क्लियर है? अब नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए मैं जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उन्हें हिंदी में लिखने की कोशिश करूँगी। क्लियर है इतनी बात? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द थर्मल कंडक्टिविटी यानी कि ऊष्मीय चालकता ऑफ ब्रिक, ब्रिक का मतलब समझ रहे हैं, ईंट एंड पाइन वुड, आर रिस्पेक्टिवली 0.6 एंड 0.13 वेबर पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट थिकनेस ऑफ ब्रिक। थिकनेस का मतलब आपको यहाँ पे L1 निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ ब्रिक निकालनी है, और आपको यहाँ पे थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, K की वैल्यू एंड K2 की वैल्यू, कंडक्शन में करवाया था ना, वही वाला है ये, ठीक है। इंसुलेटिंग एबिलिटी हैज़ सेम इंसुलेटिंग एबिलिटी यानी कि ऊष्मारोधन एट 5 सेंटीमीटर ऑन पाइन। L2 की वैल्यू गिवन है, पाइन की लेंथ गिवन है, ब्रिक की लेंथ और थिकनेस आपको निकालनी है, K1 और K2 यानी दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी आपको गिवन है। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, आपको गिवन क्या क्या है। नाउ अब देखते हैं, आपको K1 गिवन है, K2 गिवन है। K1 इज़ 0.6। K1 क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रिक यानी ऊष्मा चालकता है ब्रिक की, एंड K2 इज़ यर ऊष्मा चालकता है आपका पाइन वुड का, ठीक है। यूनिट भी लगाते चलेंगे, वेबर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड, वेबर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? L1 you have to calculate length of thickness of brick एंड L2 की थिकनेस आपको गिवन है, पाइन की थिकनेस गिवन है 5 सेंटीमीटर, चेंज इनटू मीटर बिकॉज हर एक यूनिट किस में है, मीटर में। तो 5 डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.05 मीटर। नाउ थर्मल कंडक्टिविटी में K1 अपॉन L1 इक्वल्स टू K2 अपॉन L2, ये याद रखना है थर्मल कंडक्टिविटी के लिए। एंड नाउ पुट ऑल दी वैल्यूज़। K1 इज़ योर 0.6, L1 you have to calculate and K2 is 0.30 and 0.05 is your L2, length thickness of the pine. Now simply you have to calculate 0.6 into 0.05 equals to divide by 0.30 equals to L1, एंड इसको आप जब पूरा सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.23 मीटर इज़ योर L1। अगर आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 23 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ द ब्रिक। यही आपसे पूछा गया था, सिंपल कैलकुलेशन थी, ओनली आपको इसका ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया आपका एक न्यूमेरिकल, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका सेकंड क्वेश्चन। ये भी आपका आया है 2016 में, ठीक है। ऑलमोस्ट अभी हम सारे 2016 के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या गिवन है, अ रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट, एक रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट है यानी कि एक आयताकार प्लेट है, क्लियर है, जिसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई गिवन है, एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड्स यानी कि आपको एक टेम्परेचर गिवन है, तापमान गिवन है, एमिट्स इतने जूल पर सेकेंड। इफ़ बोथ लेंथ एंड ब्रेड्थ यानी दोनों लंबाई और चौड़ाई को हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, और टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए 327 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेट ऑफ एमिशन निकालना है यानी कि उत्सर्जन निकालना है आपको। क्लियर है इतनी बात? क्वेश्चन समझ आया? एमिशन का आपने किया था ना, एमिसिव पावर वाला टॉपिक याद है, एमिसिव पावर वाला, उसमें क्या था आपका, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू AT की पावर 4, यही क्या था ना हमने, एमिसिव पावर। तो इसको हम लिख देंगे E, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम किस में चेंज कर देंगे,
के में कोई कांस्टेंट है, ठीक, ए टी की पावर 4, के को के रहने दें। एरिया, एरिया इज योर लेंथ इनटू ब्रेड्थ। पहली वाली लेंथ एंड ब्रेड्थ को देखेंगे, 8 × 4, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। एंड टेम्परेचर इज, पहली टेम्परेचर कितनी है 127 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड को चेंज इनटू केल्विन, 127 प्लस केल्विन में चेंज कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन होती है ना टेम्परेचर की, तो डिग्री सेंटीग्रेड को हमेशा कोशिश करिए कि आप केल्विन में चेंज करें, ठीक है। 273 ऐड कर देंगे, 7 3 10, 10 2 और 1 3 और 1 400, यानी 400 की पावर 4। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दो 400 को, k × 8 × 4, इसको 4 की पावर 4। क्लियर है, कितना हो जाएगा 4 की पावर 4, 4 चक 16, 16 चक 64 एंड 64 4 256 इंटू ये क्या हो गया 100, यानी 10 की पावर 2। आई थिंक इतनी कैलकुलेशन आती होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया 10 की पावर 2 और उसकी पावर 4, यानी 4 2 जा 8, यानी 10 की पावर 8। क्लियर है। तो ये होगी आपकी एक फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, एक एमिशन निकल आया। दूसरा एमिशन उसने क्या बोला है कि लेंथ और ब्रेड्थ को, लंबाई और चौड़ाई को क्या कर देंगे, हाफ कर दो, आधा कर दो, और टेम्परेचर को कितना कर देंगे 327 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे E1 निकाल लो, दूसरा टेम्परेचर है, इसमें भी क्या हो जाएगा K, एरिया और लेंथ कितना करेंगे, पहले लेंथ कितनी थी 8, इसका हाफ कितना हो जाएगा 4 इंटू लेंथ, ब्रेड्थ कितनी थी 4, इसका हाफ कितना हो जाएगा 2। मैंने डायरेक्टली लिख दिया है, ठीक है। पहले जो लेंथ एंड ब्रेड्थ थी उसका हाफ कर दो, मल्टीप्लाई, टेम्परेचर इज़ 327 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें भी आप 273 को ऐड कर दो, 7 3 10, 10 3 2 6 1 600, इसका पावर 4। क्लियर है। सेम फॉर्मूला अप्लाई किया है, बस एमिशन दोनों की अलग अलग है। k × 4 × 2, 6 की पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा आपका 1296 इंटू अगेन 10 की पावर 8। क्लियर है, इतना आ गया। अब ये इक्वेशन फर्स्ट है, दिस वन इज योर सेकंड इक्वेशन। नाउ डिवाइड सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड से फर्स्ट को करना है, फर्स्ट को सेकंड से नहीं करना। E1 अपॉन E इक्वल्स टू K × 4 × 2 इंटू 1296 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय K × 8 × 4, ये हो गया 256 इंटू 10 की पावर 8। सब कुछ देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर से सबको कैंसिल आउट करने के बाद आपका हो जाएगा ये 81/64। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइडेड बाय E 81/64, ये E यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा, ये ऑप्शन इसी ये दिया हुआ है आपको, तो आंसर हो जाएगा दिस वन। क्लियर है इतनी बात। क्वेश्चन इजी था, अगर आपको पता था कि ये फॉर्मूला लगना है एमिशन पावर का तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, जो कि 2016 में आया हुआ अगेन। ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड W स्केल, ठीक है, ये भी एक स्केल है W स्केल। द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग का मतलब हिमांक दिया हुआ है एंड बॉइलिंग का मतलब आपको क्वथनांक पॉइंट दिया हुआ है, आर 39 डिग्री एंड 239 डिग्री W रिस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको हिमांक दिया है एंड क्वथनांक दिया हुआ है। What will be the temperature on new scale corresponding to temperature of 39 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये टॉपिक थ्योरी में तो कवर नहीं हुआ है, इसीलिए आपको न्यूमेरिकल करा रहे हैं कि जो चीज़ थ्योरी में नहीं हुआ है वो यहाँ पे कवर हो जाए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग डिवाइडेड बाय बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजिंग इज़ योर 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर, इक्वल्स टू यहाँ पे भी अगर बात करें
तो T माइनस 39 डिग्री डिवाइडेड बाय 39, ये वाला जो टेम्परेचर दिया हुआ न्यू स्केल पे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, यहाँ पे जो न्यू स्केल का गिवन है। तो TB और TF की वैल्यू आपको गिवन है। दिस वन इज़ योर TF एंड दिस वन TB। तो ये हो जाएगा 239 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना ये TF और ये TB है, इक्वल्स टू T माइनस 39 डिग्री डिवाइडेड बाय 39 डिग्री। ये हो जाएगा आपका कितना 200 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू T माइनस 39 डिवाइडेड बाय 39। 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इंटू 39 डिग्री प्लस ये यहाँ मल्टीप्लाई और ये वाला यहाँ के प्लस। टोटल सॉल्व करेंगे 39 डिग्री, ये हो जाएगा 117 डिग्री। ये हो जाएगा आपका टेम्परेचर ऑफ अ न्यू स्केल। जो पूछा गया था ना व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन अ न्यू स्केल, तो ये होगा वो टेम्परेचर न्यू स्केल पे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, ये थ्योरी में नहीं हुआ था बट यहाँ कर लेना कि बॉइलिंग माइनस में फ्रीजिंग डिवाइडेड बाय उसका टेम्परेचर, और अब इक्वल्स टू न्यू स्केल का जो टेम्परेचर गिवन होता है उसे लिखते हैं। क्लियर है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन क्लियर है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका आया है 2016 में। क्लियर। आ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, 10 किलोवाट का एक ड्रिलिंग मशीन है, यानी कि आपको क्या गिवन है, ये 10 किलोवाट इज़ पावर, 10 किलोवाट, चेंज किलोवाट इनटू वाट, 10 की पावर 3 वाट, इज़ यूज्ड टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक। एक स्मॉल एल्यूमिनियम का ब्लॉक है, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, ड्रिल करना है, ड्रिल करके एक बोर करना है उसमें, जिसका मास क्या है, एल्यूमिनियम का जो ब्लॉक है उसका मास कितना है 8 kg, मास इज़ 8 kg। ठीक है, फाइंड राइज इन टेम्परेचर, आपको क्या निकालना है, राइज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल्टा T यू हैव टू कैलकुलेट ऑफ ब्लॉक इन 2.5 मिनट। टाइम आपको गिवन है 2.5 मिनट, चेंज मिनट इनटू सेकेंड, मल्टीप्लाई विद 60, 1 मिनट हैज़ 60 सेकेंड्स। क्लियर, यानी क्वेश्चन समझ गए ना। एक एल्युमिनियम का ब्लॉक है जिसका मास क्या है 8 kg, उसको एक ड्रिल मशीन से क्या किया जा रहा है, बोर किया जा रहा है, और उस ड्रिल मशीन की पावर कितनी है 10 किलोवाट। अज्यूमिंग 50% पावर यूज्ड अप इन हीटिंग मशीन इटसेल्फ और लॉस टू सराउंडिंग। जो वो ड्रिल मशीन है, जब उसको ड्रिल किया जा रहा है तो उसकी जो 50% पावर है ना, जो ड्रिल मशीन की 50% पावर है वो सराउंडिंग में लॉस्ट हो जा रही है, यानी बाकी जो काम हो रहा है वो 50% की एनर्जी से काम हो रहा है। क्लियर है, बाकी 50% यूज्ड हो जा रहा है। क्लियर है, एंड स्पेसिफिक हीट आपको गिवन है फॉर दी एल्युमिनियम, ये आपको गिवन है। तो स्पेसिफिक हीट वाला फॉर्मूला हमने किया था, डेल्टा Q इक्वल्स टू MC डेल्टा T, यही किया था हमने। अब Q तो आपको कहीं गिवन नहीं है, यानी आपको Q निकालना है। मास इज़ गिवन, स्पेसिफिक हीट इज़ गिवन, एंड टेम्परेचर यू हैव टू कैलकुलेट। तो डेल्टा Q पहले हमें फाइंड आउट करना है। नाउ कैलकुलेट डेल्टा Q। डेल्टा Q कैसे कर सकते हैं, M और T है और P गिवन है, तो हम पावर का यूज़ करके Q का फाइंड आउट कर सकते हैं। पावर आपको पता है, जो एनर्जी होती है इन टर्म्स ऑफ पावर वो क्या होता है, एनर्जी रेडिएटेड जो होता है, एनर्जी रेडिएटेड, ये क्या होता है आपका P इंटू T। ठीक, यही आपका Q होगा, एनर्जी रेडिएटेड। पावर इज़ 10 की पावर 4, 10 इंटू 10 की पावर 3 वाट है, तो इसे 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। एंड टाइम इज़ योर 2.5 इंटू 60,
पॉइंट को नीचे कर देंगे 10, ये 10 यहाँ से जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 3 एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और ये वाला एक 0 बच जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4, यानी इसको जब हम और शॉर्ट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 10 की पावर 5 जूल आ जाएगा। 15 इंटू 10 की पावर 5, सिंपल कैलकुलेशन है। P इंटू टी की वैल्यू यू हैव टू पुट नाउ। अब ये तो टोटल एनर्जी निकली है, क्लियर। और उसने बोला है कि 50% तो लॉस हो जा रहा है, सराउंडिंग में लॉस हो जा रहा है, तो इसका 50% कर देंगे। 50% का मतलब ये तो 100% है, 50 कर दें यानी कि हाफ़ कर दो, इसका हाफ़ कर देंगे, Q/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू 10 की पावर 5, ये हो जाएगा। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 7.5 इंटू 10 की पावर 5। नाउ Q की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब यहाँ पे पुट कर देंगे इस Q की वैल्यू को, 7.5 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय मास इज़ योर 8 एंड C इज़ गिवन 0.91, पूरी यूनिट के साथ काम करेंगे एंड दिस इज़ योर डेल्टा T। अब सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेट करना है, मैं डायरेक्ट आंसर ले। ये आ गया आपका कैलकुलेशन। इस पॉइंट को भी अगर आप हटाएं तो यहाँ पावर 2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 103, आउट करेंगे 103 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। यही आपको कैलकुलेट करना था टेम्परेचर, क्लियर है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क, आप इसे सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। जिनसे नहीं हो पाएगा इसे मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर दूंगी, डिस्कस कर दूंगी इसको, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट द निरपेक्ष तापमान। अब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है जो कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया गया है, यानी उसका कुछ तो टेम्परेचर होगा ना पहले से, उसको बढ़ाया गया 150 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपको बताना है कि उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करना। इसका पहले से जो टेम्परेचर है उसको सोचना और उसमें इंक्रीमेंट कर देना, ठीक है, फिर उसी को माइनस भी करना है। करना सॉल्व, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं सॉल्व कराऊंगी, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।